बीबीसी दुनिया में आज देखिए, टाइटन पनडुब्बी हादसे के बाद क्यों उठ रहे हैं सवाल। क्या टाइटैनिक का मलबा देखने गई पनडुब्बी की दुर्घटना को रोका जा सकता था? पनडुब्बी में सवार 5 लोगों की मौत के बाद परिजनों से लेकर एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं दुर्घटना के कारण जानने की कोशिश। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं उदित मेहरा। टाइटन पनडुब्बी के हादसे से जुड़े तमाम पहलुओं की कवर स्टोरी में करेंगे बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। इसराइल के एक मंत्री ने सरकार से की वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की मांग। इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामिर बेन ग्विर ने कहा, हजारों चरमपंथियों को किया जाना चाहिए खत्म। यूएन मानवाधिकार प्रमुख के बयान के बाद इसराइली मंत्री ने दिया था ये बयान। जर्मनी में प्रवासियों और शरण मांगने वालों के लिए काम ढूंढना होगा आसान। सरकार ने बनाया कानून, लाल फीताशाही पर लगेगी लगाम। मजदूरों की कमी दूर करने के लिए ईयू से बाहर के लोगों को काम मिलना होगा आसान। ग्रीस नाव हादसे में मारे गए पाकिस्तानी लोगों के घरों में पसरा मातम। कई परिवार मना रहे हैं शोक। पिछले हफ्ते ग्रीस के पास डूब गई थी लीबिया से इटली जा रही नाव। सैकड़ों पाकिस्तानी उसमें थे सवार। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। टाइटन पनडुब्बी में विनाशकारी विस्फोट हुआ, ऐसा कहा अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए इस पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस हादसे के बाद अब इसकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। और सवाल उठाने वालों में सिर्फ परिवार के लोग शामिल नहीं हैं। टाइटैनिक फिल्म बना चुके निर्देशक जेम्स कैमरन से लेकर कई सुरक्षा विशेषज्ञ भी ओशन गेट कंपनी पर उंगली उठा रहे हैं। कवर स्टोरी में आज इसी की बात। टाइटन पनडुब्बी दुर्घटना में मारे गए 5 लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये पनडुब्बी बीते रविवार लापता हुई थी, जिसे लगातार खोजा जा रहा था, लेकिन गुरुवार को अटलांटिक सागर में एक रोबोट को इस पनडुब्बी का मलबा मिला और इसके साथ ही 5 दिन से जारी तलाश का सिलसिला खत्म हो गया। देखिए बीबीसी संवाददाता जॉन सडवर्थ की ये रिपोर्ट। लोगों को किसी आश्चर्य की उम्मीद थी और इसीलिए मीडिया की भी इसमें इतनी रुचि बनी हुई थी, लेकिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो तमाम उम्मीदें खत्म हो गई हैं। आज सुबह होराइजन आर्कटिक जहाज से गए एक आरओवी यानी रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल ने टाइटन पनडुब्बी के मलबे का पता लगा लिया। यह मलबा अटलांटिक समुद्र के तल पर पड़े टाइटैनिक जहाज के मलबे से करीब 1600 फीट दूर मिला। अटलांटिक महासागर के बीचों बीच पड़े इस मलबे को खोजने के लिए हाईटेक अंडरवाटर रोबोट की मदद ली गई थी। पनडुब्बी को खोजने की यह कोशिश आखिर तक हताशा भरी थी। मैक्सिको के एक यूट्यूबर के बनाए इस वीडियो से पता चलता है कि टाइटैनिक का मलबा देखने जब पिछली बार लोग गए थे तो उस पर भी पनडुब्बी की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठे थे। यात्रियों को इसमें अंदर भरकर बाहर से इसे बंद कर दिया जाता है और इसमें ऑक्सीजन सप्लाई भी बहुत सीमित होती है। पिछले साल की फुटेज से पता चलता है कि उस बार भी संपर्क कुछ समय के लिए टूट गया था। इसमें फ्रांस के पूर्व नेवी गोताखोर पॉल हेनरी नार्गियोलेट देखे जा सकते हैं। वो भी इस हादसे में मारे गए लोगों में से एक हैं। मरने वालों में ब्रिटेन के 3 नागरिक, अरबपति हमीश हार्डिंग, शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद के अलावा एक अमेरिकी नागरिक कैप्टन स्टॉकटन रश शामिल हैं। यह दोबारा नहीं होना चाहिए था। हमें इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि पैसे लेकर यात्रियों को ले जाने वाली पनडुब्बी पूरी तरह सुरक्षित हो और उन्हें बहुत गहराई में ले जाकर उनका परीक्षण किया जाना चाहिए। एक सीट के लिए करीब $25 लाख देने पड़ते हैं। यह खतरों से भरा हुआ एक बहुत ही महंगा पर्यटन था। समुद्री त्रासदी के पर्याय बन चुके टाइटैनिक हादसे के मलबे को देखने जाने में लोगों के बचने की उम्मीद हमेशा ही बहुत कम होती है। टाइटन पनडुब्बी में सवार 5 लोगों की मौत के बाद अब यही सवाल उठ रहा है कि पनडुब्बी के साथ आखिर हुआ क्या था। इस मिशन के दौरान क्या गड़बड़ हुई?
टाइटन पनडुब्बी के मलबे के 5 टुकड़े मिले हैं और अभी ये पता नहीं है कि मलबे में अभी और क्या बचा है। जिस गहराई पर यह पनडुब्बी थी वहां इतना अधिक प्रेशर था कि उसमें अचानक जबरदस्त धमाका हुआ होगा। हमें यह भी नहीं पता है कि ये कब हुआ। आशंका इस बात की है कि यह तब हुआ होगा जब 1 घंटे 45 मिनट बाद इससे संपर्क टूट गया था। मलबे के विश्लेषण के बाद ही इस दुर्घटना के समय का पता चल पाएगा। दुर्घटना यदि पनडुब्बी के नीचे जाने के दौरान हुई होगी तो समुद्र के तल पर अधिक मलबा होगा। दुर्घटना यदि तल के पास हुई होगी तो मलबा ज्यादा बिखरा नहीं होगा। हमें यह भी नहीं पता कि ऐसा किस वजह से हुआ। मरीन एक्सपर्ट सेफ्टी से जुड़ी चिंताओं को जाहिर करते रहे हैं। सवाल यह है कि चिंताएं आखिर थी क्या। देखिए, इससे पहले हुई एक ऐसी ही ट्रिप के ये दृश्य जिसे बीबीसी ने फिल्माया था। टाइटन का डिजाइन असामान्य था। गहरे समंदर में जाने वाली पनडुब्बियां आमतौर पर गोलाकार होती हैं, लेकिन टाइटन ट्यूब के आकार की थी जिसमें 5 यात्रियों के लिए जगह थी। इसे बनाने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था वो भी अलग था। इसे कार्बन फाइबर से बनाया गया था और ज़बरदस्त दबाव में इसके टिकाऊ होने पर सवाल उठते रहे थे। इतना ही नहीं, टाइटन को किसी बाहरी स्वतंत्र संस्था ने प्रमाणित नहीं किया था। साल 1997 में बनी टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरन इसके मुखर आलोचकों में से एक रहे हैं। उन्हें पनडुब्बियों के बारे में काफ़ी जानकारी है। उन्होंने बीबीसी को बताया कि इस दुर्घटना को रोका जा सकता था। कैमरन खुद कई बार टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए गहरे समंदर में गए थे। उनका मानना है कि टाइटन की मालिक कंपनी ओशन गेट ने इसे गलत तरीके से बनाया था। It's fine to be an innovator. नई खोज करना अच्छी बात है। हमने जो पनडुब्बी बनाई जिसे मैं चलाता हूँ, जो धरती पर सबसे गहरी जगह पर जाती है, वो एक प्रायोगिक चीज है। वो मेरी है, लेकिन वो सर्टिफाइड नहीं है। वो बस प्रयोग करने के लिए है। जैसे कि आपको पता है कि मरकरी, जेमिनी, अपोलो रॉकेट एक्सपेरिमेंटल थे, लेकिन उन्हें किसी ने सर्टिफाइड नहीं किया था। लेकिन उनमें किसी यात्री को भी नहीं ले जाया गया था। मुझे ये भी लगता है कि जब आप एक बिजनेस मॉडल तैयार करते हैं और लोगों को इस तरह कहीं ले जाने के लिए उनसे मोटी रकम लेते हैं, तो उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। आपको हर आशंका पर ध्यान देना चाहिए और इंजीनियरिंग कम्युनिटी की बात को सुनना चाहिए। लेकिन यहाँ इस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। हमारे पास टाइटैनिक का मलबा पहले से था और अब वहीं टाइटन का मलबा भी है। दुर्भाग्य की बात है कि चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया गया। That is based on, unfortunately, the same principles of not heeding warnings. लेकिन ओशन गेट के सह संस्थापक गिलेर्मो सॉनलीन, जो अब इस कंपनी के साथ काम नहीं करते हैं, वो टाइटन पनडुब्बी पर लगते आरोपों को खारिज करते हैं। उन्होंने बीबीसी से कहा कि टाइटन पनडुब्बी को जल्दबाजी में नहीं बल्कि 14 साल की मेहनत के बाद बनाया गया था, जिसमें सुरक्षा का हर तरह से ध्यान रखा गया था। सुनिए उनका क्या कहना है। Everyone's got different opinions on how subs should be designed, how डिजाइन किस तरह किया जाए, इतने गहरे समंदर में किस तरह जाया जाए, इसे लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। लेकिन सबमरीन समेत किसी भी नई तकनीक को विकसित करने का मतलब है कि कभी-कभी आपको सीमाओं से परे भी जाना पड़ता है। to go outside of the bounds of the regulatory scheme. और आइए अब एक नजर डालते हैं पनडुब्बी से जुड़े 5 बड़े हादसों पर। रूस की बेहद शक्तिशाली पनडुब्बी कुसर्क K141 बैरेंट्स सी में साल 2000 में लापता हो गई थी। इस हादसे में रूसी नौसेना के 118 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। फ्यूल लीक की वजह से इस पनडुब्बी में आग लग गई थी, जिसकी वजह से पनडुब्बी में रखे दूसरे हथियारों में विस्फोट हो गया था। साल 2008 में एक और रूसी पनडुब्बी K152 नेरपा जापान के पास समंदर में हादसे का शिकार हो गई थी। अग्निशमन यंत्र एक्टिवेट होने से जानलेवा गैस निकली और इस हादसे में 20 क्रू मेंबर्स मारे गए थे। पनडुब्बी हादसे की लिस्ट में भारत का भी नाम जुड़ा है। साल 2013 में मुंबई में INS सिंधु रक्षक पेट्रोलिंग के लिए निकलने वाली थी, तभी उसमें विस्फोट हो गया। इस हादसे में क्रू के 18 सदस्यों की मौत हो गई थी। नवंबर 2017 में अर्जेंटीना की ARA सैन हुआन अर्जेंटीना के तट से करीब 430 किलोमीटर दूर लापता हो गई थी। इस हादसे में सभी 44 क्रू मेंबर्स की जान चली गई थी। हादसे के करीब 1 साल बाद इसका मलबा बरामद किया जा सका था। बैटरी में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसा हुआ था। साल 2021 में इंडोनेशिया की KRI नंगल्ला 402 पनडुब्बी बाली में लापता हो गई थी। टॉर्पीडो की वजह से हुए हादसे में इस पनडुब्बी के 2 टुकड़े हो गए थे। हादसे में 53 लोग मारे गए थे। बीबीसी की एक इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आया है कि अफगानिस्तान छोड़कर जाने वाले लोगों को ईरान और तुर्की की सीमा पर किडनैप किया जा रहा है और उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है।
किडनैप किए गए लोगों के घर वालों को वीडियो भेजकर उन्हें छोड़ने के लिए फिरौती की रकम मांगी जा रही है। बीबीसी संवाददाता सोरेन कुर्बानी ने भी 12 साल पहले ईरान से यूके आने के लिए कुछ ऐसी ही राह चुनी थी। उन्होंने महीनों मेहनत कर इन गैंग्स के शिकार लोगों को ढूंढा और उनकी कहानियां दुनिया के सामने लाए। आप भी सुने उनकी कहानी। पहाड़ों पर इन्हें पकड़ कर रखा गया है फिरौती मांगने के लिए। ये अफगान प्रवासी अपनी रिहाई के लिए हजारों डॉलर्स देने की गुहार लगा रहे हैं। ये यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईरान के गैंग के हाथ लग गए। इनको पीटते और टॉर्चर करते हुए वीडियो इनके घर वालों को भेजे जाते हैं। उन्होंने मेरे बेटे को अगवा कर लिया। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। मुझे डर है कि वो उसे मार न डाले। अफगानिस्तान से बाहर निकलने और ईरान के रास्ते तुर्की तक जाने के लिए कई लोग तस्करों को पैसे देते हैं। मैंने भी 12 साल पहले ईरान से भागकर यूके जाने के लिए यही किया था, लेकिन अब मैं उन क्रिमिनल्स का पता लगा रहा हूं जो बॉर्डर पर लोगों को अगवा कर रहे हैं। ईरान की सीमा से सटे तुर्की में हम एक सेफ हाउस में अहमद से मिले। उन्होंने बताया कि कैसे तालिबान से बचकर भागने वाले उनके भाई और घर वालों को एक गैंग ने किडनैप कर लिया था।